हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट टू लर्न। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस का न्यू चैप्टर, जो कि हमारा कौन सा होगा, चैप्टर नंबर 9 फ्रैक्शन। इससे पहले हमने पूरे 8th चैप्टर तक हमारी ये जो क्लास 8th की साइंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये चैप्टर। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आखिर ये जो फ्रिक्शन है ये होता क्या है और इसको जानने की हमें ज़रूरत है ही आखिर क्यों। अब देखिए, आपने देखा होगा जो ड्राइवर होते हैं कार के या ट्रक के, वो ट्रैफिक सिग्नल पे अपने व्हीकल को स्लो कर लेते हैं। तो स्लो उन्होंने किया, उनका व्हीकल स्लो हुआ कैसे? उन्होंने क्या लगाई? ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने से वो स्लो होकर ट्रैफिक सिग्नल पे रुक जाता है। और आप भी अगर बाईसाइकिल चलाते हैं तो जब भी आपको स्लो उसको करने की ज़रूरत होती है तो आप क्या अप्लाई करते हैं? ब्रेक को, और वो आपका व्हीकल रुक जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो व्हीकल है आपका, जब आप उसे स्लो कर रहे हैं तो आपने उस पर ब्रेक ही क्यों लगाई? वो ब्रेक लगाने से ही क्यों रुक गई? अब आप में से कोई ये ना कह दे कि हाँ हम तो ब्रेक नहीं लगाएंगे, हम तो पैरों से ही अपनी साइकिल को रोक लेंगे, तो वो बात अलग है। बट बेसिकली आपने उस पर ब्रेक लगाई ही क्यों? अपने व्हीकल को रोकने के लिए। नॉट ओनली व्हीकल, ना सिर्फ व्हीकल, एनी ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा हो ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब अब चाहे व्हीकल की बात करें तो साइकिल है या कार है, वो रोड पे मूव कर रही है, मतलब एक व्हीकल दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। वही इन्होंने बोला है कि मतलब ना व्हीकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव कर रहा हो वो स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन इट। वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप भी स्लो डाउन हो जाता है अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स और उसको मोशन में ले आने के लिए उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब जैसे कि जिन्होंने इससे प्रीवियस चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर पढ़ा है उन्होंने देखा होगा कि कैसे हम वहाँ पे क्या करते थे, जो बॉल होती थी उसको हम मूव कराते थे और यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है तो बॉल भी इसी डायरेक्शन में मूव होके यहाँ आ गई। और आफ्टर सम टाइम ये जो बॉल होती थी वो स्टॉप हो जाती थी। इस पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स, हम इसको अगर मोशन नहीं दे रहे हैं, इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हैं, तो ये अपने आप ही क्या हो जाती थी? स्टॉप हो जाती थी आफ्टर सम टाइम। तो वही यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि ऐसा आखिर होता क्यों है, ये स्टॉप हो जाती है तो आखिर ये होती क्यों है? वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? आपने देखा होगा ना कि जब कभी भी अगर बनाना पील के ऊपर, बनाने के छिलके के ऊपर पैर पड़ जाता है तो आप स्लिप करके नीचे गिर जाते हैं। इससे आपको कोई पोइम भी याद आई है कि लाला जी ने केला खाया वाली, है ना? उसमें बोलते हैं ना कैसे वो गिर जाते हैं। सिमिलर इन दैट केस कि आप स्लिप करते ही क्यों हैं? कोई तो रीज़न रहा होगा ना। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन स्मूथ एंड वेट फ्लोर? अगर घर में आपके मतलब हमारे घर में जब कभी भी साफ़ सफाई होती है तो फ्लोर वेट रहता है, तो अगर आप उस पर चलने की कोशिश करेंगे तो आप क्या फील करेंगे कि उस पर चलना ना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है एज़ कंपैरिजन टू जब हमारा फ्लोर जब सूखा था उसके कंपैरेटिवली। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम इस चैप्टर में लेंगे और हम ये देखेंगे कि आखिर ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें किस चीज़ का रोल है। तो अब देखिए, अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हम कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन। तो इन सभी चीज़ों के पीछे किसका रोल है? फ्रिक्शन का। तो अब हम देखते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है आखिर वो होता क्या है। तो हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम देखते हैं इसको करने से पहले एक एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी हमने क्या करना है? जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। अब देखिए, जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने बॉल को लिया था, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? एक नोटबुक ले रहे हैं, उसको हम पुश कर रहे हैं। पहले यहाँ पे थी, उसको यहाँ से क्या कर दिया? पुश कर दिया। और पुश करने के बाद हमने क्या देखा? उसने थोड़ा सा तो डिस्टेंस कवर किया। पहले यहाँ पे थी, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके आगे आ गई। अब इस एक्टिविटी को रिपीट करना है बाय पुशिंग द बुक फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। अब देखिए, फर्स्ट फिगर में इस तरफ बुक को पुश किया है, अब सेकंड फिगर में यहाँ बुक है, इसको इस तरफ पुश करेंगे तो उसने थोड़ा सा डिस्टेंस और ट्रेवल कर लिया। तो अब यहाँ पे भी हमने देखा
वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हुई, क्योंकि अब इसको तो हमें पता है ना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी उसी डायरेक्शन में वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करके इधर आ गया, और अगर जब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई तो बुक इधर मूव कर गई। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस टाइम भी बुक स्टॉप हो गई थोड़े टाइम के बाद। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? क्या आप एक्सप्लेनेशन के साथ इसका मुझे रीज़न बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक ऑपोजिट टू इट्स मोशन? अब देखिए हम यहाँ पे इसको समझते हैं कि बुक का मोशन इस डायरेक्शन में था, राइट डायरेक्शन में, पर बुक ने अगर हम मान ले कि अगर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, एक टाइम के लिए मान लेते हैं कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, हमने इस पर फोर्स लगा दिया तो बुक इसी डायरेक्शन में मूव करती जाएगी, और इसको रोकने के लिए हमें इसके ऑपोजिट क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी जाके ये बुक यहाँ पे रुक सकती है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर कोई फोर्स तो लगा नहीं रहे हैं, फिर भी ये बुक थोड़े टाइम के बाद रुक जाती है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसके मोशन के ऑपोजिट कोई फोर्स लग रहा होगा जो इसको रोक दे रही है, इसको रेस्ट पे ले आ दे रही है। आई होप ये क्लियर होगा कि हाँ इसके ऑपोजिट लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ है, अगर इसको रोकना है तो इसको ऑपोजिट ही फोर्स लगेगी, इसी कारण वो रुक रही है। तो ये जो फोर्स है ऑपोजिंग फोर्स है इसके मोशन के, उसे ही हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि दोनों फिगर हमें क्या बता रहे हैं, फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस ऑफ बुक एंड द टेबल। अब ये बुक का सरफेस है और इस टेबल है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जो इसके बुक के मोशन को अपोज कर दे रही है और थोड़े टाइम के बाद उसको रेस्ट पर ले आ दे रही है। यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट। सिमिलरली वही हमने देखा कि अगर हम बुक को इस तरफ मूव करा रहे हैं तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट लग के इसको थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे जाके उसको रेस्ट पर ले आ देगी। और ऑन द अदर हैंड अगर हम फोर्स राइट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये बुक है, फोर्स को हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो फिर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई होगी, और इसको थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे बुक आके रेस्ट पर रुक जाएगी। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ बुक। अब इस से हम अच्छे समझ सकते हैं कि दोनों ही केसेस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसके मोशन को अपोज कर रही है। ये जो हमारी बुक है इस बुक के मोशन को अपोज कर रही है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हमेशा ही अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगी, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज ही करेगी। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ बुक एंड द सरफेस ऑफ टेबल। अगर हम इस अबव एक्टिविटी की बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग कहाँ रहा है, ये क्या है, बुक का सरफेस है, और ये क्या है, टेबल है। तो बुक के सरफेस और इस टेबल के सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। इज द फ्रिक्शन इज सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? क्या अब जैसे यहाँ पे तो हमने क्या लिया है, टेबल लिया है, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, तो क्या जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है सभी तरह के सरफेसेस के लिए, जैसे कि हमने शुरू में देखा था कि फ्लोर जब वेट हो जाता है तो हम उस पर फिसलने लग जाते हैं, उस पर थोड़ा गिरने लग जाते हैं, और अगर बिल्कुल सूखे फ्लोर पे चढ़े तो नहीं गिरते हैं हम। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि क्या जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है सभी सरफेसेस के लिए सेम है? तो सेम तो नहीं है, नो, क्योंकि वेट पे अलग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है हमें, जब हम चल रहे हैं तो हमारी मोशन को वो अपोज कर रही है और हम थोड़ा गिरने वाले हो जाते हैं, और जब हम बिल्कुल सूखे फ्लोर पर चलते हैं तो अलग होता है। तो मतलब सेम तो नहीं लग रही है। डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? हाँ, डिपेंड तो कर रही है ये उसके सरफेस पे, है ना। लेट अस फाइंड आउट फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने स्प्रिंग बैलेंस की बात करी हुई है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो स्प्रिंग बैलेंस है आखिर वो होता क्या है। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है
जिसको यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है उस चीज़ को मेज़र करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया जाता है। अब इसमें आखिर ये मेज़र कैसे करता है? अब इसमें देखिए, इसमें एक कॉइल्ड स्प्रिंग होती है, जैसे कि ये क्या हमें स्प्रिंग बैलेंस दिखाई गई है, इसमें क्या होती है, कॉइल्ड ऐसे स्प्रिंग होती है। अगर इसके इस एंड पे कोई भी चीज़ इससे लटका दी जाए तो फिर ये कॉइल ऐसे बड़ी हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे पॉइंटर से लगे हुए हैं। अब कॉइल जितनी ज़्यादा नीचे जाएगी, मतलब जितना उस चीज़ का भार होगा जो इसके साथ अटैच है, वहाँ पे आके ऐसे हमें पॉइंटर हमें बता देगा इस स्केल पे, और हमें ये पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कितनी ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रही है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे इन्होंने ना कुछ रीडिंग्स बनाई हुई हैं, और इसके अंदर स्प्रिंग भी है। स्प्रिंग बैलेंस, जब कोई चीज़ हमने लटकाई है वो नीचे आएगा, और स्प्रिंग जहाँ पे जिस पॉइंटर पे आके रुकेगा वहाँ से हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पता चल जाएगा। तो ये होता है स्प्रिंग बैलेंस। अब देखिए, इस एक्टिविटी में हमें क्या चाहिए, एक स्प्रिंग बैलेंस ही चाहिए, और उसी स्प्रिंग बैलेंस के एंड पे हमने क्या टाई कर देना है, ब्रिक को टाई कर देना है। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, और उसके बाद इस ब्रिक को ऐसे पुल कर देना है ज़मीन पे ताकि ये दूर चला जाए, और फिर इस पे जितनी भी फोर्स लग रही है वो इसकी रीडिंग में आ जाए। नोट डाउन द रीडिंग। फिर हमने इसके जो स्प्रिंग बैलेंस है, जब हमने ब्रिक को मूव कराया है तो हमने जो इस पे रीडिंग आएगी इस स्प्रिंग बैलेंस पे, उसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। नाउ इट गिव यू अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्रिक एंड द फ्लोर। अब इसके अंदर जो मेजरमेंट आई होगी, हमने इसे डायरेक्टली फ्लोर पे रखा और फ्लोर पे ही इसको ऐसे मूव करा दिया, तो अब इसके अंदर जो भी रीडिंग आई होगी वो हमें क्या बताएगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताएगी जो इसके अंदर रीडिंग आएगी, क्योंकि ये किस पे है, सरफेस पे। जो ब्रिक का सरफेस है और जो फ्लोर का सरफेस है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी है उसकी मेजरमेंट हमें इस स्प्रिंग बैलेंस पर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, पहले तो हमने डायरेक्टली इस ब्रिक को सीधा इससे बांधा और ऐसे मूव करा दिया और हमें रीडिंग मिल गई। अब हमें क्या करना है, एक पॉलीथीन रैप कर देना है इसी ब्रिक के अराउंड, और उसके बाद दोबारा इसे मूव करा देना है। तो फिर क्या आपको कोई डिफरेंस दिखेगा रीडिंग में? तो हाँ, हमें डिफरेंस तो दिखेगा, क्योंकि जब हम पॉलीथीन बांध देंगे तो वो ईजिली फ्लोर पे फिसल के चला जाएगा, और रीडिंग उस टाइम पे थोड़ी कम आएगी इसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। और नेक्स्ट टाइम अब हमें क्या करना है, अब पहले तो हमने अकेला ब्रिक किया, फिर पॉलीथीन से बांध के ब्रिक को फेंका, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एक जूट बैग को इस ब्रिक के अराउंड बांधेंगे और फिर उसको मूव कराएंगे इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ। तो फिर हम इसमें भी देखेंगे, अब इसमें क्या है, जूट बैग क्या है, थोड़ा सा रफ सरफेस है इसका, तो इस टाइम पे जो रीडिंग आएगी इस स्प्रिंग बैलेंस में वो क्या आ रही होगी, ज़्यादा आएगी। तो क्या आपको इस एक्टिविटी से कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर इसमें हो क्या रहा है? अब देखिए, मेनली ये हमें किसका बताता था कि इस पे कितना मैग्नीट्यूड है, बट अगर हम इसको फ्लोर पे मूव करा रहे हैं तो ये हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बता रहा है। जब ऐसे ही बिना कुछ बांधे ही हमने फेंका तो मैग्नीट्यूड अलग आया। जब हमने इसमें पॉलीथीन बांध के इस ब्रिक को फेंका तो जो मैग्नीट्यूड था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वो कम आया। पर अगर हमने जूट बैग के साथ इसको, मतलब इस जूट बैग को इसके ऊपर कवर करके हमने इसको मूव कराया, तो जो रीडिंग थी, मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी वो और ज़्यादा आया। तो इससे सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है कि स्मूथनेस, क्योंकि जब पॉलीथीन है तो स्मूथनेस ज़्यादा हो गई, बट ऑन द अदर हैंड जब जूट बैग है तो स्मूथनेस कम हो गई। तो इसका मतलब कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि स्मूथनेस के ऊपर क्या ये डिपेंड करता है, वो हमारी बात सही थी। हमने आंसर क्या किया था, यस, मतलब कि स्मूथनेस पे तो डिपेंड कर ही रही है, इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब स्मूथ हो गया तो कम लग रही है, बट जब जूट बैग बांधने से उसका इस ब्रिक के सरफेस और फ्लोर के सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लग रही है, क्योंकि उस टाइम स्मूथनेस इन दोनों के बीच में कम है। अब एक और एक्टिविटी देखते हैं। अब इस एक्टिविटी में बेसिकली हमने करना क्या है, जैसा यहाँ पे इन्होंने दिखाया, डायरेक्टली फिगर से समझ लेते हैं। फर्स्ट टाइम तो मतलब यहाँ पे बुक से एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेना है और यहाँ पे एक मार्क लगा लेना है, और उसी मार्क से पहले तो डायरेक्टली सिर्फ
टेबल है, टेबल पे ही यहाँ से हमने क्या मूव कराना है, सेल मूव कराना है, तो हम उसका डिस्टेंस मूव करेंगे कि सेल कितनी दूर गया। नेक्स्ट टाइम हमने क्या करना है, एक कपड़ा बिछा लेना है और कपड़े में बिल्कुल अच्छा मतलब अच्छे से होना चाहिए कि कोई सिलवटें ना हो, और फिर मूव कराना है। तो हम देखेंगे कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। और उसके बाद एक और टाइम हमने क्या करना है, सैंड की लेयर यहाँ पे बिछा लेनी है और फिर हमने इस सेल को मूव कराना है। तो हम देखेंगे कि वो जो सेल है और कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो अब इसमें भी हमें क्या पता चल रहा है कि स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब सरफेस बिल्कुल स्मूथ था, मतलब बिल्कुल टेबल पे था, तो सेल ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। पर जब थोड़ा सा सरफेस रफ हुआ, मतलब जब हमने क्लॉथ बिछा लिया, कोई कपड़ा बिछा लिया, तो सरफेस थोड़ा सा रफ हुआ तो उसने थोड़ा सा और कम डिस्टेंस ट्रैवल किया। बट जब सरफेस बहुत ज़्यादा ही रफ हो गया, जब हमने सैंड की लेयर बिछा दी, तब सेल ने और ज़्यादा कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो मतलब कि किस केस में सेल ने मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया, सैंड के केस में। और इसका रीज़न तो हमें पता चल ही गया है। रीज़न यही है कि ये स्मूथनेस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे स्मूथनेस कम होती जा रही है, वैसे वैसे ये जो सेल डिस्टेंस है वो भी कम करता जा रहा है। स्मूथ सरफेस ज़्यादा था तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगी, कम लगी, जिसके कारण उसने डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा किया। जैसे कि जब जो स्मूथनेस हो वो कम हुई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर क्या लगनी शुरू हो गई, ज़्यादा लगनी शुरू हो गई, जिसके कारण वो डिस्टेंस क्या कर रहा है, अब कम ट्रैवल कर रहा है। डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द, यस, उसके सरफेस पे तो डिपेंड कर रहा है, जिस सरफेस के ऊपर मूव करा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो सेल है, सेल के स्मूथनेस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे बूजो ने क्वेश्चन किया है कि अगर हम सेल को सैंड पेपर से रैप कर दें तो फिर अब अगर सेल की सरफेस भी क्या हो गई, रफ हो गई। अगर हम उसको इसी टेबल पे ही मूव कराएंगे, सेल को सैंड पेपर से रैप करने के बाद, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि वो कम ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो स्मूथनेस है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, जैसे सेल मूव कर रहा है, या फिर सेल जिस जिस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, दोनों की ही स्मूथनेस पे डिपेंड करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब जो भी दो सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट है, उन दोनों की इरेगुलरिटीज़ पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अगर दोनों ही इरेगुलर है तो दोनों के कारण ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी। बट अगर दोनों ही स्मूथ हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगी, ज़्यादा डिस्टेंस मूव किया। दोनों में से अगर एक स्मूथ है और दूसरा स्मूथ नहीं है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर भी लगेगी, पर यहाँ पे हमें जैसे क्लॉथ वाले में देखे तो थोड़ी कम लगी है। तो वहीं आप इन्होंने इस लाइन में बोला हुआ है, इवन हुज सरफेस हुज अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि जो टेबल है, हमें तो क्या दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बट वही इन्होंने बोला है कि जो बहुत ज़्यादा स्मूथ हमें दिख रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ तो होती हैं जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इस फिगर में हमें दिखाया हुआ है कि ये क्या है, जो बुक है उस पे भी हमें स्मूथ लग रहा था, पर यहाँ पे देखेंगे ना कि बुक के जो सरफेस है उसमें भी थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज़ है, और साथ ही साथ जो टेबल का सरफेस है उसमें भी थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है। अब ये जो इन दोनों सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर। अब ये दोनों क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं, और जब हम इनको इन सरफेस से मूव करने की कोशिश करते हैं तो इसीलिए हमें थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है ताकि हम जो इनकी इंटरलॉकिंग है उनको ओवरकम कर सकें। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, दोनों ही सरफेस है आपस में क्या कर गए, लॉक कर गए। इसीलिए जब हम बुक को भी मूव करेंगे ना इस टेबल से, तो हमें थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम बस ये पढ़े पढ़े यहाँ से मूव कर गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये ऐसा क्योंकि ये इनमें थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है, जिसके कारण ये दोनों जो बुक हो गया और ये टेबल हो गया, ये आपस में क्या हो गया, इंटरलॉक कर गए हैं। इसी के कारण ही है जब हमें इन्हें मूव कराना है तो हमें इस पर थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है इनकी इंटरलॉकिंग को ख़त्म करने के लिए। ऑन रफ सरफेस, अब यहाँ पे तो क्या है, ये स्मूथ सरफेस है तो इस पर जो इरेगुलरिटीज़ है और जो इंटरलॉकिंग हुई है वो कम हुई है। पर अगर वही रफ सरफेस होगा तो वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होंगी, और जिसके कारण जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी ज़्यादा वहाँ पे लगेगा। वो तो क्लियर दिख ही रहा है। अगर इरेगुलरिटीज़ कम है तो हमें थोड़ी कम फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी।
वी सी दैट फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। अब हमें ये तो पता चल गया फ्रिक्शन आखिर हो क्यों रही है, क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो रही है और उन्हीं इंटरलॉकिंग को दूर करने के लिए क्या एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि देखिए फ्रिक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है कि दो सरफेस है, यहाँ पे आपको शो करते हैं, जैसे एक हमारा ये सरफेस है, ठीक है, और ये एक हमारा ये सरफेस है। अब ये दोनों आपस में इंटरलॉक कर गए हैं, हमने बुक को मूव कराया, बुक ने आगे जाके थोड़ा मूव किया और जैसे ही वो रेस्ट पे आए ये दोनों फिर से आपस में क्या हो गए, इंटरलॉक हो गए। तो वहीं यहाँ पे इन्होंने बोला है यही कारण है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है क्योंकि जब दो सरफेस में जो इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है वो आपस में इंटरलॉक कर जाती है। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने क्या देखा था कि ये क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। अगर इधर मूव कर रहे हैं हम बुक को, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके बिल्कुल ऑपोजिट लग रही है। अब इसका कारण क्यों है, क्योंकि बुक में कुछ इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है और जिस टेबल पे प्रेजेंट है उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट है। जब हमने बुक को यहाँ पे मूव कराया, जब तक तो ये मूव कर रहा है, फोर्स लग रही है, और वैसे ही जैसे थोड़ा सा फोर्स इस पर हमारी लगनी कम हुई, ये जो इरेगुलरिटीज इसमें प्रेजेंट थी दोबारा ये लोग आपस में इंटरलॉक हो गए और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसी के कारण इसमें एक्ट हो गई और उसके ऑपोजिट लगी, जिसके कारण ये बुक अब क्या आ गई, रेस्ट पे आ गई। इट इज़ ऑब्वियस दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। मतलब कि किसी सरफेस के ऊपर बुक प्रेजेंट है, अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो इरेगुलरिटीज़ तो पहले से प्रेजेंट है, थोड़ा सा इंटरलॉक है, बट अगर हम उसको प्रेस कर देंगे तो वो ज़्यादा इंटरलॉक हो जाएगी और उस टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर ज़्यादा लगेगी। अब जैसे कि हमें पता है अगर हम किसी मैट को ड्रैग कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी नहीं है तो हम आराम से उसको ड्रैग कर लेंगे, बट अगर उसके ऊपर कोई बैठ जाएगा तो वो मैट अब फ्लोर के साथ इंटरलॉकिंग उसकी ज़्यादा हो गई, जिसके कारण अब हमें उसे मूव करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, उसको मूव करने में। अब जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था कि जब हम एक हैवी बॉक्स को मूव करते हैं तो हमें उसमें कितनी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए हमें उसमें फोर्स लगती है। अगर आपने अभी तक ये एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप इसको एक्सपीरियंस करिए, तो आप क्या देखेंगे, जो हैवी बॉक्स है अगर वो रेस्ट पे पड़ा है तो उसको मूव कराने में हमें थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगेगी, बट अगर एक बारी वो अपनी जगह से हिल गया और फिर उसको दोबारा, मतलब अगर वो मोशन में है, मोशन में अगर एक बारी हो जाता है तो उसको मूव कराना आसान हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हाँ सोचिए ऐसा क्यों होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब वो बिल्कुल रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, अभी मूव करना स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब व्हेन द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, मतलब रेस्ट पे है, उस पर फ्रिक्शन लगी हुई है, दोनों में इरेगुलरिटीज़ है सरफेस में, तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए उस टाइम पे जब हम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो फोर्स दे रहे हैं रेस्ट से, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो फोर्स चाहिए होती है, अगर एक बारी मोशन में आ गया, इस मोशन में है, इसको और मोशन में रखने के लिए जो हम इसमें फोर्स दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। तो इसको याद रखना बहुत आसान है, स्टैटिक में है, बिल्कुल रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, मोशन में ही है तो उसको हम और मोशन में ले आने के लिए हम उसमें कौन सी फ्रिक्शन देंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन देंगे। अब हम देखते हैं कि जब वो मोशन में हो जाता है तो फिर हमें कम फोर्स क्यों लगानी पड़ती है। When box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into contact point on the surface। अब देखिए वही है कि जब स्लाइड करना शुरू हो गया तो इसके बीच का जो इंटरलॉकिंग थी वो अब एक हिसाब से तो ओवरकम हो ही गई है, और यही कारण है कि मोशन में आने के कारण अब इनके पास टाइम, इतना इनफ टाइम नहीं है कि ये दोबारा इस बॉक्स का जो बॉक्स का जो रफ सरफेस है और जिस पे ये मूव कर रहा है, ये दोनों आपस में दोबारा इंटरलॉक कर पाए, क्योंकि ये अभी मोशन में है। तो यही कारण होता है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है एज कंपैरिजन टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि रेस्ट से मोशन में ले आने के लिए जो हमें फोर्स देनी पड़ रही है वो ज़्यादा देनी पड़ रही है, इसी के कारण स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड यू फाइंड इट समवट ईजियर टू मूव, और यही कारण है कि जो बॉक्स ऑलरेडी मोशन में है उसको मूव करने में हमें आसानी हो रही है एज कंपैरिजन टू जो बॉक्स अभी रेस्ट में है।
फ्रिक्शन अननेसेसरी ईवल। अब जैसे कि हमें इस टॉपिक से पता चल रहा है कि फ्रिक्शन नेसेसरी भी है और ईविल भी है, बट ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो इसका मतलब इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी और साथ ही साथ कुछ बुराइयाँ भी होंगी। तो चलिए आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि आपको ना एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसके ऊपर ऑयल लगा के उसको उठाने की कोशिश करनी है। तो आप क्या देखेंगे कि जब आप ग्लास के ऊपर ऑयल लगा होगा तो हमें उसको उठाना डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, हम उसको उठाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा क्योंकि ग्लास बार बार फिसल जा रहा होगा। तो इस यहाँ पे फिर उन्होंने बोला है कि इसका मतलब ये है कि अगर फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि ऑयल लगाने से फ्रिक्शन कम हुआ, अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ही प्रेजेंट ना हो तो हम ग्लास को पकड़ भी नहीं सकते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट उन्होंने बोला जैसे कि कोई फ्लोर है, अगर वो गीली है तो हमें पूरा पता है, गीली फ्लोर हो, कोई गीला वेट मार्बल फ्लोर हो या मडी ट्रैक हो, उसके ऊपर गीला भी है, मिट्टी भी लगी हो, तो क्या है हम उसमें ना जब चलने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होती है। जब फ्लोर वेट होता है, अगर ग्लास के ऊपर ऑयल लगा होता है, तो इन सभी से ना वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा वहाँ पे चलना, ग्लास को पकड़ना, ये सब मुश्किल हो जाता है। अगर नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अब यहाँ पे ना थोड़ी फ्रिक्शन की अच्छाइयाँ चल रही हैं कि कौन कौन सी इसकी अच्छाइयाँ हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि जो हम पेन से लिखते हैं या फिर पेंसिल से लिखते हैं, ये भी तभी पॉसिबल है क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ना तो हम पेन से लिख पाएंगे ना ही पेंसिल से लिख पाएंगे। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, जब आपका टीचर ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिख रहा होता है तो चॉक क्या होता है, इस सरफेस के साथ रगड़ रगड़ के जब हम लिखते हैं कुछ भी, और चॉक कुछ नीचे गिरता रहता है, उसका चॉक पाउडर नीचे गिरता रहता है, और ये जो चॉक है यह क्या होता रहता है, छोटा होता रहता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अब जब चॉक है, चॉक इस ब्लैक बोर्ड के साथ रब हो के फ्रिक्शन हो रही है, फ्रिक्शन के कारण ये रब हो के ये चॉक साथ में कम भी होता जा रहा है क्योंकि वो रफ सरफेस के साथ रब हो रहा है, और कुछ चॉक पार्टिकल्स इस ब्लैक बोर्ड के साथ स्टिक कर जा रहे हैं और कुछ क्या हो जा रहे हैं, ज़मीन पे गिरते जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे भी क्या एक्ट हो रही है, फ्रिक्शन हो रही है, एक्ट हो रही है। अगर कोई भी फ्रिक्शन ना हो इस चॉक और इस बोर्ड के बीच में, तो फिर जो हम चॉक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ये भी पॉसिबल ना हो। तो सबसे पहले क्या था, जो ग्लास है उसको उठाना पॉसिबल नहीं होगा, फ्लोर पे चलना पॉसिबल नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगी, लिखना जो हम पेन से लिखते हैं या फिर चॉक से लिख रहे हैं, ये सब भी पॉसिबल नहीं होगा अगर फ्रिक्शन ना हो। नेक्स्ट और क्या क्या नहीं होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करना स्टार्ट हो गया है वो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हमने देखा था जो ऑब्जेक्ट पड़ा है अगर रोड पे ही मूव कर रहा है, इसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं और इस सरफेस पे कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं। जब ये मोशन में है, अगर इसको हमने बस एक बार मोशन दे दिया है और इसको हम दोबारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो थोड़े टाइम के बाद इस पर फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स लगाएगी और ये जो दोनों के इरेगुलर सरफेस है आपस में ये लोग क्या हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे, और ये जो बॉडी है जिसको हमने मोशन में किया था, मोशन दिया था, मूव कराया था, ये रेस्ट पे आ जाएगी। बट अगर फ्रिक्शन हो ही ना तो इसके ऊपर कोई अपोजिट फोर्स लगेगी ही नहीं, और अगर ये एक बारी मूव करना स्टार्ट हो गया है तो फिर ये दोबारा रुकेगा ही नहीं। हैज़ ये तो ये हो गया कि अगर कोई चीज़ स्टार्ट हो गई है मूविंग, अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो रुकेगा ही नहीं। हैज़ देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल, अगर जो टायर मूव कर रहे हैं रोड पे, अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये रुके भी ना तो ये रुके। अगर फ्रिक्शन ना हो तो फिर कोई चीज़ स्टार्ट भी ना हो चलना, क्योंकि दोनों में इरेगुलरिटीज़ हैं, इनकी जो इंटरलॉकिंग को हम ओवरकम करते हैं तभी ये मूव करना स्टार्ट करती हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो ना तो ये मूव करेंगी, ना ही ये रुकेंगी अगर एक बारी मूव करना शुरू हो गई हैं, ना ही ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगी। जो भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जो भी व्हीकल्स हैं रोड पे चल रहे होंगे। वी कैन नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और टाई अ नॉट विदाउट फ्रिक्शन, मतलब कि अब यहाँ पे जो नेल टाई करने की बात है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की बात है, उसको हमने देखो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि दो सरफेस में इरेगुलरिटीज़ हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हम इनको ऊपर से प्रेस करेंगे तो इनकी इंटरलॉकिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, और यही होता है नेल्स में भी। जब हम नेल को क्या कर रहे हैं, दीवार के अंदर उसको
हम फिक्स कर रहे हैं। ये नेल है, नेल को हमने क्या किया, दीवार के अंदर फिक्स किया। नेल के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, दीवार के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ है। जब हमने इसको ऊपर से प्रेस किया तो ये जो इरेगुलरिटीज़ थी आपस में इंटरलॉक हो गई, और इंटरलॉक होने के कारण ये जो नेल है इस दीवार में अब क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये तो हो गई नेल की बात। मतलब अगर फ्रिक्शन ना हो तो फिर ना तो नेल फिक्स हो दीवार में, ना ही कोई नॉट टाई हो। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कैसे होगी, जब बिल्डिंग है, जो मिस्त्री होते हैं ईंट को एक दूसरे की ईंट के ऊपर रख के उसको ऊपर से ठोकते हैं ताकि जो सीमेंट है वो आपस में पक्के हो जाए। अब इसमें भी होगा क्या, दो ईंटें हैं, इन दोनों में भी थोड़ी थोड़ी इरेगुलरिटीज़ होंगी, जो इनके बीच में सीमेंट लगाया है उसमें भी। जब इसको ऊपर से ठोकेंगे तो ये इरेगुलरिटीज़ क्या होंगी, आपस में इंटरलॉक हो जाएंगी, जिसके कारण ये बिल्कुल अच्छे से इंटरलॉक हो जाएंगे और एकदम अच्छे से आपस में चिपक जाएंगे। इसी के कारण अगर फ्रिक्शन हो ही ना, इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट हो ही ना, तो फिर ना तो कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, ना ही नेल दीवार में फिक्स होगा, ना ही कुछ। तो मतलब अगर फ्रिक्शन ना होना तो ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक बात करी हैं ये सब हमारी रेगुलर लाइफ में पॉसिबल ही ना हो पाएंगी। तो यहाँ तक थे इसकी सारी अच्छाइयाँ। अब हम देख लेते हैं जो फ्रिक्शन है उसकी कुछ बुराइयाँ भी। अब देखिए, ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन ईवल भी है। अब कैसे, जो हम मटेरियल जो हम शूज़ वगैरह पहने रहते हैं, सोल्स ऑफ शूज़, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इस फिगर में दिखाया है, जब हम चल रहे हैं, आपने देखा होगा आपके चप्पलें भी अगर बहुत टाइम से आप पहने हुए हैं तो चप्पलों के नीचे जब नई नई चप्पलें लेते हैं थोड़ा थोड़ा उसमें से खुरदुरापन सा बनाए रहते हैं, क्योंकि सरफेस पे जब हम चल रहे हैं तो उनके बीच में आपस में इंटरलॉकिंग हो सके और हम अच्छे से चल पाए। अगर ये सरफेस पूरी प्लेन हो जाती है, हमारी चप्पल पूरी प्लेन हो जाती है, तो आप देखे होंगे कि हम फिसलना शुरू हो जाते हैं, मतलब फिसलने लग जाते हैं। अगर हम चल रहे हैं तो फिर थोड़ी फिसलने लग गए। और साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाए तो उसके जो सोल होते हैं वो थोड़े फटने भी लग जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है इसी के कारण। यू मस्ट हैव सीन, वही है कि अब आप जब अगर रेलवे स्टेशन में कभी गए होंगे तो रेलवे स्टेशन में क्या होती है, सीढ़ियाँ बनी होती हैं। अब सीढ़ियों पे जब लोग बहुत सारे मात्रा में बहुत सारे लोग चलते हैं तो ये जो सीढ़ियाँ होती हैं उन सीढ़ियों में जो फुट प्रिंट्स बने रहते हैं लोगों के चलने के कारण, ये जो पेंट होते हैं वो थोड़े ना पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं। क्यों, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण बहुत सारे लोग वहाँ से चल रहे हैं, उनकी चप्पलें वहाँ से जा रही हैं, उनके बूट वहाँ से गुजर रहे हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है, इसके जो भी रंग थे वहाँ से निकलता जा रहा है और वो थोड़ा वॉर्न आउट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा इसका रंग फीका हो जाता है। फ्रिक्शन यहाँ पे हमने देखा, साथ ये कुछ जो हम पहने रहते हैं मटेरियल्स उनको फाड़ देता है, ओवरब्रिज पे जो बने रहते हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा नहीं है ये फ्रिक्शन। और साथ ही साथ ये जो फ्रिक्शन है हीट भी प्रोड्यूस करता है। अब कैसे, आप अभी की अभी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप अपने दोनों पाम्स को ऐसे आपस में रब करिए और उसके बाद उसको अपने गालों पे टच करिए, तो आपको क्या लगेगा कि थोड़ी देर ऐसे रब करने के बाद इसमें क्या हुआ, हमारे हाथों में फ्रिक्शन आ गई, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ और फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हो गई। अब इससे क्या हुआ कि मतलब जो फ्रिक्शन है उससे हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। अब इसका एक एग्जांपल है कि जब हम माचिस जलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, जब हम माचिस जलाते हैं तो क्या करते हैं, साइड से हम माचिस की तीली को रब करते हैं। अब ये जो साइड से माचिस की तीली को हम रब कर रहे हैं तो अब इसमें जो आग जलती है ना वो क्यों जलती है, ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण ये आपस में ऐसे रगड़ाए और फ्रिक्शन ने क्या प्रोड्यूस कर दी, हीट प्रोड्यूस कर दी। रफ सरफेस पे इस मैस्टिक को रब किया जिसके कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गई और फ्रिक्शन ने हीट को प्रोड्यूस कर दिया। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ जार ऑफ मिक्सअप, जब इसका और एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम मिक्सी चलाते हैं और ज़्यादा देर तक चलती रहती है, थोड़े टाइम के लिए चलती रहती है, तो वो जो मिक्सी है अब उसको टच करके देखना वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। दिस हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं कि जैसे कोई भी मशीन हो रही है, मशीन चल रही है, कोई भी मशीन मान सकते हैं, चाहे वो पंखा हो, कुछ भी हो, जब वो चल रही होती हैं तो उनसे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और फ्रिक्शन के कारण उनमें हीट जनरेट हो जाती है। अगर जो भी पंखा है, जो ऐसे टेबल फैन होता है, आप उसके पीछे वाला जो थोड़ा सा ना बंद करने के बाद, थोड़ी देर चलने के बाद अगर आप उसे टच करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो गर्म हो गया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है,
फ्रिक्शन के कारण। अब इनसे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस हुई, और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो इससे बहुत सारी एनर्जी की वेस्टेज होती है। ये क्या है, एक मेन इसका डिसएडवांटेजेस है ये फ्रिक्शन का। इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन की ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे जहाँ हमें फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए वहाँ पे हम उसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे फ्रिक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम उसे डिक्रीज़ कर पाएँ। अब जैसे कि प्रीवियस सेक्शन में हमने बहुत सारे सिचुएशंस लिए थे कि अलग अलग तरह के सिचुएशंस जिसमें हमने देखे कि हाँ फ्रिक्शन कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है चलने में, राइड करने में, और कैसे वो थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस भी करती है। हमारे सोल्स ऑफ जो शूज़ हैं वो फटने लग जाते हैं, साथ ही साथ ये कुछ वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी करती है फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण। तो ऐसे बहुत सारी हमने सिचुएशंस देखी थी। तो फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है कि जो शू के सोल हैं वो ऐसे ग्रूव्ड क्यों होते हैं। जैसे कि ग्रूव्ड का मतलब जैसे कि यहाँ पे फिगर में हमें दिखाया है, आप भी अपने शूज़ को नीचे से देख सकते हैं कि उसके नीचे बहुत सारी ऐसे लाइनें, डिज़ाइनिंग्स, मतलब इस तरह बना होगा। तो ऐसा होता क्यों है, और साथ ही साथ इट इज़ डन, मतलब अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है ताकि जो शूज़ हैं जिस फ्लोर पे हम चल रहे हैं उसके साथ बेटर ग्रिप बना सके, उसके साथ अच्छे से वो इंटरलॉक हो सके। क्योंकि ये शूज़ है और ये ग्राउंड है, दोनों में अगर इरेगुलरिटीज़ रहेंगी तो शूज़ फ्लोर के साथ बेटर ग्रिप बना पाएगा और हम सेफली मूव कर पाएंगे। सिमिलरली जो कार्स के टायर हैं, ट्रक, बुलडोज़र, ये सब भी बेटर ग्रिप बनाने के लिए उनको इस तरह की शेप दी जाती है ताकि ये जो ग्राउंड है उसके साथ अच्छे से बेटर ग्रिप बना के चल सके। तो मतलब कि अब ये सब ऐसे कारण हैं जिनसे हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगी तो हम फ्लोर पे अच्छे से चल पाएंगे और ये जो टायर्स हैं ये ग्राउंड पे अच्छे से चल पाएंगे। वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड इन ब्रेक सिस्टम, मतलब कि हम फ्रिक्शन और कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ब्रेक लगा के। अगर हम ऑटोमोबाइल्स या बाईसाइकिल चला रहे हैं तो हम ब्रेक लगाते हैं तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाता है और जो हमारा व्हीकल है वो रेस्ट पे आ जाता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान से अपनी बाईसाइकिल को देखेंगे ना तो उसके ऐसे दोनों तरफ क्या लगे रहते हैं, ऐसे ब्रेक वाले पैड्स लगे रहते हैं। जब साइकिल मूव कर रही होती है तब ये जो ब्रेकिंग के पैड्स है ये इस साइकिल से दूर रहेंगे, पर जब हम ब्रेक लगा देंगे, जब हम ब्रेक का लीवर प्रेस करेंगे तो ये जो पैड्स होंगे ये इस टायर को हमारे बिल्कुल अरेस्ट कर लेंगे, और जिसके कारण जो हमारी साइकिल जो हम मूव कर रही है वो वहाँ पे रुक जाएगी। आप इसे ध्यान से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जब आप साइकिल कोई भी चला रहा हो तो आप उसे देखना, कोई चला रहा हो और आप उसे कहें कि अब आप ब्रेक मारो, तो ब्रेक मारने से आप क्या देखेंगे कि ये जो व्हील्स है, व्हील्स को जो ब्रेक पैड है, जब ब्रेक लगेगा तो ये इस व्हील्स को बिल्कुल अरेस्ट कर लेंगे, जिसका कारण क्या होगा, व्हील मूव करना बंद कर जाएगी। तो अब ये कारण हो गया जिससे हम फ्रिक्शन को क्या कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं। फ्रिक्शन को बिल्कुल रिड्यूस करके हम उसकी मोशन को कम कर पा रहे हैं। तो बेसिकली हम इसमें यही देख रहे हैं कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। सॉरी फ्रिक्शन को डिक्रीज़ नहीं कर रहे, इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगा तभी तो फिर वो जो व्हीकल है वो मूव करना बंद होगा। क्योंकि हमने देखा था अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसको ऑपोजिट फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा लगेगी उतनी जल्दी वो रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलरली और कुछ कारण हैं, जैसे जो कबड्डी के प्लेयर्स होते हैं वो अपने हैंड में सोई लगा लेते हैं ताकि जो सामने वाला खिलाड़ी है उसको बेटर ग्रिप कर पाए, उसको अपने जो उनका ओपोनेंट है उनको अच्छे से पकड़ पाए। और उसी तरह ही जो जिम्नास्टिक होता है, कोर्स सब्सटेंस का मतलब यही है कि कुछ खुरदुरा सब्सटेंस वो अपने हाथों में लगा लेते हैं ताकि उनके हाथों की जो फ्रिक्शन है, उनके हाथों में जो भी मतलब पसीना वगैरह है, कुछ भी पानी वगैरह लगा है तो वो अच्छे से मिट्टी से कवर हो जाए, उनका हाथ अच्छे से उनमें खुरदरापन आ जाए, कुछ खुरदरा सब्सटेंस उनके हाथों पे लग जाए ताकि जिसको भी वो सामने से पकड़ने जा रहे हैं वो उनको अच्छे से पकड़ सके, उन बेटर ग्रिप उनको अच्छे से पकड़ सके। ताकि जब अब इस तरह हुआ क्या कि इस तरह भी क्या हुआ, जब उन्होंने अपने हाथों में सॉइल लगाया, कोर्स सब्सटेंस, खुरदुरा सब्सटेंस लगाया तो इससे भी फ्रिक्शन इंक्रीज़ हुई और वो अच्छे से सामने वाले ओपोनेंट को अच्छे से पकड़ पा रहे हैं। इज सम सिचुएशन फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल। अब देखो यहाँ पे तो हमने क्या देखा कि हम हर जगह फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, चाहे फ्लोर पे चलने की बात हो, व्हीकल को रोड पे चलने की बात हो, या फिर कबड्डी प्लेयर या जिम्नास्टिक प्लेयर्स की बात हो, इन सभी सिचुएशंस में फ्रिक्शन इंक्रीज़ हुआ है।
बट वही इन्होंने बोला है कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहाँ पे फ्रिक्शन अनडिज़ायरेबल होता है, मतलब हमें वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती, हमें उसको मिनिमाइज़ करना होता है। जैसे कि जब हम खेलते हैं ये कैरम बोर्ड, जब हम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ना कुछ पाउडर इसके ऊपर फाइन पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं, ताकि ये जो गीटियां इसके ऊपर मूव कर रही हैं वो अच्छे से बिल्कुल स्मूथली मूव कर सके। तो इससे क्या हुआ, जब हमने पाउडर डाला तो इसका फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। फ्रिक्शन रिड्यूस होने से क्या हुआ, जो गीटियां हैं वो अच्छे से बिल्कुल मूव कर पा रही हैं। सिमिलरली अगर आप जो हम डोर होता है, अगर वो अच्छे से खुल नहीं रहा होता तो जहाँ पे उसकी जॉइनिंग होती है हम क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ ऑयल डाल देते हैं, ताकि जो डोर है वो बिल्कुल अच्छे से स्मूथली मूव करने लग जाए। इसी तरह जो बाईसाइकिल हो गए या मोटर मैकेनिक्स हो गए, उनमें ग्रीस का यूज़ किया जाता है, ताकि अगर वो जो मशीनरी पार्ट है अगर अच्छे से काम ना कर रहा हो तो वो अच्छे से काम करने लग जाए। तो अब इन सभी सिचुएशंस में हमने क्या देखा, वी वॉन्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। हम इन सारी सिचुएशंस में फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ताकि जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए, चाहे गेट को खोलने की बात हो, कैरम बोर्ड खेलने की बात हो, या फिर जो भी मशीन्स का हम यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करने की बात हो। इन सभी में भी फ्रिक्शन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, और जो हम काम कर रहे हैं हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। अब यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, इसको डालने से होता क्या है, ये क्या बना लेती है, एक थिन लेयर बना लेती हैं बिटवीन इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट। देखो जैसे आके इस फिगर में हम देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं कि ये समझो जिस पे हमने मतलब ऑयल वगैरह डाला है, तो अभी इसको हम देखते हैं, इसको लुब्रिकेंट भी कहते हैं। तो ये वो वाला सरफेस है। जैसे कि अगर हम बात करें दरवाजे की, दरवाजे पे जो मूव कर रहा है वो, और उस पर हमने क्या डाल दिया, ऑयल डाल दिया। तो ऑयल ने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक स्मूथ सरफेस बना लिया। पहले क्या था, ये जो सरफेस और ये जो सरफेस वन दोनों आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे थे और अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे थे। पर अब हुआ क्या, हमने बीच में इसके ऑयल डाल दिया, तो ऑयल ने इन दोनों के बीच में एक लेयर बना ली, जिससे अब इस ऑयल के कारण ये दोनों सरफेस अब आपस में अच्छे से मूव कर पा रहे हैं। मतलब ये दोनों सरफेस अब डायरेक्टली एक दूसरे से रब नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनके बीच में एक थिन लेयर बन गई है ऑयल की, जिससे अभी अच्छे से मूव कर पा रहे हैं। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट। मतलब कि अब इनके जो इंटरलॉकिंग थी, इरेगुलरिटीज जो, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ थी, इसी के कारण ये दोनों एक दूसरे से अच्छे से ग्रिप आ जा रहे थे, जिसके कारण हमें दरवाजे को खोलना मुश्किल हो रहा था। पर जैसे ही हमने ऑयल डाला तो इनकी जो इंटरलॉकिंग थी, इनको ये दोनों आपस में अवॉइड हो गए, क्योंकि बीच में अब एक ऑयल की लेयर बन गई, जिसके कारण अब जो इरेगुलरिटीज़ की इंटरलॉकिंग थी वो कुछ हद तक, ज़्यादातर हद तक क्या हो गई, अवॉइड हो गई, और हमारी जो मूवमेंट हो गई वो क्या हो गई, स्मूथ हो गई। तो अब यहाँ पे जिस सब्सटेंस का हमने यूज़ किया है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने इसे क्या बताया है, ल्यूब्रिकेंट बताया है। तब आपको क्लियर होगा कि ल्यूब्रिकेंट आखिर है क्या, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम यूज़ कर रहे हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। मेनली मशीन्स में हम ऑयल का यूज़ करते हैं, इसीलिए ऑयल को एज ल्यूब्रिकेंट बोला जाता है इन मशीन्स। इन एयर कुशंस बिटवीन द मूविंग पार्ट इज़ यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। यहाँ पे अब बूझो क्या बोल रहा है कि क्या जो, अगर हम कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है या फिर अगर लार्ज अमाउंट ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स का यूज़ करके जो फ्रिक्शन है हम उसको बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पहली कह रही है कि नो, फ्रिक्शन को हम कभी भी बिल्कुल एंटायरली एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सरफेस हो जाए वो ना तो बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ होता है, चाहे हम उसमें जितने भी ल्यूब्रिकेंट्स, जितना भी ऑयल वगैरह डाल लें, वो फिर भी कभी भी परफेक्टली स्मूथ नहीं होगा। कुछ उसमें इरेगुलरिटीज़ तो रह ही जाएंगे, जैसे कि यहाँ इस फिगर में भी हम देख सकते हैं, इन्होंने हमें शो किया हुआ है। अगर आपके दिमाग में ये भी रह जाए ना तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि देखिए यहाँ पे इन्होंने ल्यूब्रिकेंट का यूज़ तो किया है, पर फिर भी कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, जिसके कारण ये जो इसके साथ अच्छे से कनेक्शन में है, इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो वही यहाँ पे इन्होंने आगे बोला हुआ है कि चाहे हम जितने मर्जी ल्यूब्रिकेंट्स का यूज़ कर लें, बट बिल्कुल पूरी तरह फ्रिक्शन को ज़ीरो नहीं किया जा सकता है। तो
कैसे व्हील्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। अब सबसे पहले आप करिए क्या कि आप ना एक बैग लीजिए और उस बैग में कोई भी व्हील्स ना लगे हों और आप उसे उठाने की कोशिश करिए, ठीक है। उसमें उतना ही सामान भरिए जितना आप एक दूसरा बैग लें और उसमें क्या हो, व्हील्स लगे हों। और फिर उसको ऐसे, क्योंकि व्हील्स है तो उसको हम क्या करेंगे, खींचने की ही कोशिश करेंगे, रोल करेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो बैग जिसमें बिल्कुल भी रोलर्स नहीं लगे हैं और हमें उसे क्या करना है, उठाना है, तो इसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। बट ऑन द अदर हैंड एक ऐसा बैग जिसमें नीचे रोलर्स लगे हैं और उसको हमें सिर्फ पुल करना है, खींचना है, तो हमें वहाँ पे क्या लगेगी, मेहनत कम लग रही होगी। तो वहीं यहाँ पे इन्होंने हमें बताया हुआ है कि अगर कोई लगेज है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया है, तो इस लगेज को एक छोटा सा बच्चा भी पुल कर सकता है, चाहे इसमें ज़्यादा सामान ही क्यों ना रखा गया हो। तो सिमिलरली तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब when one body roll over the surface of another body, the resistance of its motion is called rolling friction। तो इस टाइम होता क्या है कि जब एक बॉडी है, क्योंकि ये क्या है, एक बॉडी है और इसके नीचे रोलर लगा हुआ है, जिसके कारण ये दूसरी बॉडी मतलब कि जो फ्लोर है उसके ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो व्हील्स हैं ये रोल कर रहे हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर बॉडी। जैसे कि अगर हम देखें कि जैसे आपको अभी मैंने बताया, इसको स्लाइड करना, एक तो हो गया उठाना। अगर आपको कोई एक भारी सा बॉक्स है, आपको क्या करना, उसको स्लाइड करना, उसको धक्का मारना है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर इसी बॉक्स के नीचे व्हील लगे हैं तो आपको इसको धक्का मारना बहुत ज़्यादा आसान होगा। वही यहाँ पे इन्होंने बोला है ये ईजियर होगा किसी भी बॉडी को रोल करना दैन टू स्लाइड ओवर अनदर बॉडी। अब इसको याद करना इतना मुश्किल तो है नहीं, क्योंकि आप डेली लाइफ से इसे रिलेट कर सकते हैं। कोई भारी बॉक्स है उसको हमें सिंपली धक्का देना तो मुश्किल है, बट अगर उसमें नीचे रोल्स लगे हैं, व्हील्स लगे हैं, तो हमें उसको जो क्या कहते हैं धक्का देना वो हमारा ईजी होगा। दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर। इसीलिए इन्होंने बोला है कि यही कारण है कि जो लगेज है उसको हमें पुल करना ईजी लगता है जिसमें रोलर लगे हों। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड? तो आप ये समझ सकते हैं अब कि क्यों जो व्हील्स है वो एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन मानी जाती है मैनकाइंड की। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने एक एक्टिविटी दी है, तो इसमें भी क्या इन्होंने हमें यही बताया हुआ कि कैसे रोलिंग फ्रिक्शन उससे स्लाइडिंग से ईजी है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमें एक पेंसिल लेनी है, कुछ पेंसिलें लेनी है विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, जो सिलेंड्रिकल शेप की हों, ठीक है। प्लेस दैम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल, जैसे कि उसको पैरेलल प्लेस कर देना है टेबल के ऊपर और उसके ऊपर एक थिक बुक रख देनी है, जैसे कि इस फिगर में हमें दिखाया हुआ है। नाउ पुश द बुक, अब क्या करना है, बुक को पुश करना है। यू ऑब्जर्व, जब हमने बुक को पुश किया तो हम क्या देखेंगे कि जो पेंसिल इसके नीचे लगी हुई है ना, वो भी रोल करने लग गई हैं। जैसे जैसे बुक मूव कर रही है वैसे वैसे ये पेंसिलें भी मूव कर रही हैं। आप ये इजी से एक्सपेरिमेंट अपने घर में करके देख सकते हैं। तो आपको क्या लगेगा कि जो बुक इस तरह मूव कर रही हैं, जब सिर्फ बुक टेबल पे पड़ी थी और उसके नीचे कोई पेंसिल नहीं थे, तो तब हम क्या कर रहे थे, बुक को सिर्फ स्लाइड कर रहे थे। मतलब कि स्लाइडिंग के कंपैरिजन में अब बुक को मूव करना इजी हो रहा है। तो इससे आप समझ पा रहे हैं कि दैट रेजिस्टेंस ऑफ मोशन ऑफ बुक हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो इससे क्या हुआ कि अब बुक का जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया है। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेस्ड लॉग्स इनटू इट। तो आपने देखा होगा कि मतलब लकड़ियों का ऐसा गट्ठा रख देंगे और उसके ऊपर मशीन्स रख देंगे। लकड़ियों को मतलब लॉग्स का यूज़ करके जो हैवी मशीनरी है उनको क्या किया जाता है, मूव किया जाता है, क्योंकि उनको डायरेक्टली स्लाइड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एज़ कंपैरिजन टू मूविंग। मतलब कि रोलिंग ईजी होगा बट स्लाइडिंग क्या होगा, रोलिंग के कंपैरिजन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। वही यहाँ पे इन्होंने बोला है सिंस रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब कि अब जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है। तो क्या आपको यहाँ पे कुछ याद आ रहा है कि हमने एक स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में भी बात किया था। तब हमने क्या कहा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि कोई चीज़ स्टैटिक में है तो उसको हमें ज़्यादा एनर्जी मतलब ज़्यादा फोर्स लग रही है उसको मोशन में ले आने के लिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है
वो क्या है, ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब बात तो वही होगी ना कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग से क्या है, कम है। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब सबसे ज़्यादा है, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज़ को रोल करना इजी है एज़ कंपैरिजन टू उसके स्लाइड करना, और स्लाइड करना इजी है एज़ कंपैरिजन टू दिस स्टैटिक। मतलब कि अब इससे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रोलिंग आसान है स्लाइडिंग के कंपैरिजन, और स्लाइडिंग आसान है रोलिंग के कंपैरिजन। तो यही था इसमें जो मेन इससे हमें पूरा रिजल्ट निकला। हम नेक्स्ट देख लेते हैं आगे इन्होंने क्या बोला है। स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग। मतलब कि स्लाइडिंग को रिप्लेस किया गया है रोलिंग से मशीन्स में बॉल बियरिंग का यूज़ करके, क्योंकि अब इससे क्या हो जाती है, रोलिंग हो जाती है। कॉमन एग्जाम्पल आर द यूज़ ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन हब्स एंड द एक्सेल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल्स। मतलब कि जो सीलिंग फैंस में बॉल बेयरिंग का यूज़ किया जाता है ताकि जो उनकी मोशन है, जो उनकी मूवमेंट है फैंस की या फिर बाईसाइकिल्स की, वो आसान हो सके। क्योंकि अब इससे क्या हो रहा है, बॉल बेयरिंग का यूज़ करके रोलिंग होती है, और रोलिंग स्लाइडिंग का कंपैरिजन क्या है, आसान है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने हमें फिगर में दिखाया हुआ है, ये सब क्या है, बॉल बेयरिंग है, जिनका हम यूज़ करते हैं बाईसाइकिल में, और इसका यूज़ किया जाता है फैंस में, ताकि उनमें जो भी फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो सके, और फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो रोलिंग फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो फिर जो हमने पहले देखा था कि हीट एनर्जी, मतलब जो एनर्जी वेस्टेज हो रही है वो क्या होगी, यहाँ पे फिर कम होगी। फ्लूइड फ्रिक्शन जानने से पहले इसमें हमने बेसिकली स्टडी क्या करना है। अभी तक देखिए हमने कौन कौन सी बातें करी हैं कि जो सॉलिड होते हैं, जब सॉलिड के ऊपर, मतलब एक सॉलिड है बुक मान लीजिए, और ये क्या है, टेबल, ये एक सॉलिड दूसरे सॉलिड सरफेस के ऊपर जब मूव करता है तो वो क्या एक्ट करता है, फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो फिर क्या जो एयर है और जो वाटर है ये भी फ्रिक्शन एक्ट करते हैं? अगर हाँ तो कैसे, उन्हीं के बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। अभी देखिए हमें पता है कि एयर बहुत हल्की और बहुत पतली होती है। इवन देन इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल प्रेशर ऑन फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। फिर भी ये जब कोई भी, अगर बहुत ज़्यादा आपने नोटिस किया होगा, जब बहुत ज़्यादा तूफान आया होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तूफान में क्या होता है, जब हम हवा के बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब इस डायरेक्शन में हवा है और इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ी ना ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो एयर है वो भी क्या एक्सर्ट कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर। किस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो कैसे एक्ट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, और ये अपोज करता है मोशन को। सिमिलरली जो वाटर है वो भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट उस वाटर सरफेस पे या लिक्विड में मूव कर रहा हो। अब साइंस में जो ये गैस और लिक्विड, इनको कॉमनली हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। मतलब कि कहीं भी अगर आपको फ्लूइड दिखे कि फ्लूइड किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स उस फ्लूइड में गैस और एयर और वाटर दोनों ही शामिल होंगे। मतलब वही यहाँ पे इन्होंने कहा है। सो वी कैन से दैट फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं इन मोशन थ्रू दैम, जो भी ऑब्जेक्ट उनमें मूव कर रहा हो। जैसे सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव करता था तो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, बट अगर वाटर में मूव करे तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और एयर में मूव करे तो भी क्या लग रही होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही होगी। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो फ्लूइड्स एक्सर्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मेनली ड्रैग कहते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ फ्लूइड डिपेंड। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगी फ्लूइड के अंदर, अब ये फ्लूइड्स आप जान लीजिए, यहाँ पे फ्लूइड का मतलब क्या है, गैस भी है और साथ ही साथ फ्लूइड में क्या भी है, वाटर भी है। मतलब कि जो फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, चाहे वो हवा में प्रेजेंट है या फिर वाटर में प्रेजेंट है, ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी स्पीड के ऊपर, मतलब जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा है उसकी स्पीड के ऊपर, और या फिर और किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट की शेप के ऊपर, और साथ ही साथ
फ्लूइड का नेचर कैसा है। जैसे कि हमने सॉलिड में क्या देखा था कि सॉलिड का सरफेस कैसा है, वैसे ही यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि फ्लूइड का नेचर क्या है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट का शेप क्या है और ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है जो उस फ्लूइड में मूव कर रहा है। तो यहाँ से आपको याद रखने वाली बातें हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो फ्लूइड में फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट की किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट की शेप और फ्लूइड के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू, अब ये ऑब्वियस है कि जब ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा हो तो उसको फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, तभी वो मूव कर पाएगा। जैसे कि हमने देखा था बुक को अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो इसी डायरेक्शन में मूव कर पा रही है, इसका मतलब कि जो इसकी ऑपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही थी उसको अपोज कर पा रही है। वहीं यहाँ पे इन्होंने फ्लूइड के केस में कहा है, अगर फ्लूइड में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चाहे एयर में या वाटर में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको ओवरकम कर पा रहा है, इसी के कारण वो मूव कर पा रहा है। और इस प्रोसेस में एनर्जी तो लॉस होगी ही होगी, क्योंकि अब वहाँ पे कुछ काम कर रहा है तो एनर्जी तो लॉस हो ही रही है। एफर्ट्स आर देयर फॉर मेड टू मिनिमाइज, अब एनर्जी लॉस हो रही है जैसा सेम वैसे मेनली सारा सॉलिड जैसा है। अगर आपको वो समझ आ गया ना तो ये बिल्कुल एकदम ईजी ही है। उसमें भी एनर्जी लॉस होती थी और एनर्जी लॉस से रोकने के लिए कुछ चीज़ें करी गई थी कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि एनर्जी लॉस हो। जैसे कि अभी उसमें तो हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते थे मशीन्स में, अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को कुछ ऐसे स्पेसिफिक शेप्स दी जाती हैं जिनसे जो ऑब्जेक्ट है वो एयर में अगर मूव कर रहे हैं या फिर वाटर में मूव कर रहे हैं तो उन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगे। तो अब इन सारी शेप्स का आखिर साइंटिस्ट को पता कैसे चला, तो ये ना उनको नेचर से पता चला। क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा बर्ड्स हो गई, वो एयर में इतने आसानी से कैसे उड़ लेती हैं, और जो फिशेस हो गए वो कैसे एकदम आसानी से फ्लूइड में तैरती रहती हैं। तो इन सारी बॉडीज़ की शेप ले के ही मतलब कि भगवान ने, अब आप देखिए कि नेचर ने एकदम बिल्कुल अच्छे से पूरा बैलेंस करके रखा है कि जो बर्ड्स हैं कैसे वो फ्रीली एयर में मूव कर सकती है, एयर में उड़ सकती हैं, जो फिशेस हैं आराम से पानी में रह सकती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से देख के कैसे साइंटिस्ट ने भी आइडिया लगा लिया कि हम एयर में उड़ने वाली मशीन बना सकते हैं, एरोप्लेन बना सकते हैं, पानी में चलने वाली बोट बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस फिगर को देखें, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि देखिए ये जो एरोप्लेन है इसकी शेप बिल्कुल आपको इस चिड़िया की तरह नहीं लग रही है कि जैसे चिड़िया के दो पंख हैं, वैसे ही इस एरोप्लेन के भी दो पंख बने हुए हैं। अब इससे होता क्या है, जो एयर इस एयर में ये मूव कर रहा है तो इस तरह की शेप देने से हुआ क्या कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके ऊपर बहुत कम लग रही है इस तरह की शेप बनने के कारण। और सिमिलरली जो बोट बनी होती है वो भी क्या होती है, थोड़ी ऐसे फिश की शेप की तरह बनी होती है। तो इससे भी क्या होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसी तरह के शेप्स के कारण कम लग जाता है फ्लूइड्स में, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे होता है हमारा पूरा चैप्टर फिनिश। तो चलिए हम जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अपोज करता है मोशन को, जो भी दो सरफेस के ऊपर वो लग रहा होता है और दोनों सरफेस के बीच में वो एक्ट करता है। ये सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, मतलब अब ये वही है, सरफेस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि सरफेस की स्मूथनेस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी स्मूथनेस है तो उस पर फ्रिक्शन कम लगेगी। और ये किस पे डिपेंड करता है कि अगर दो सरफेस को जितना ज़्यादा हम प्रेस कर देंगे उतना उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन कब किसी भी ऑब्जेक्ट में आती है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव करना शुरू करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब आती है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा है और हम उसे स्लाइड कर रहे हो, तब वो एक्ट में आएगी। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन से स्मॉल है, मतलब कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमें जो फ्रिक्शन लगती है वो कम लगती है। फ्रिक्शन हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमने बहुत देखे थे कि पेन चलाने के लिए, चलने के लिए, सारी चीज़ों के लिए हमने बात करा था कैसे ये इम्पॉर्टेंट है। फ्रिक्शन इंक्रीज होता है जब सरफेस रफ होता है, जो शूज़ के सोल हैं या फिर व्हीकल्स के टायर हैं, इन सभी को आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इनकी डिज़ाइनिंग ऐसी करी जाती है कि ये फ्रिक्शन इंक्रीज करें और ताकि अच्छे से इनकी मूवमेंट पॉसिबल हो सके। फ्रिक्शन इज समटाइम्स ये अनडिज़ायरेबल भी होता है, मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं भी होता है। इसको हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करके रिड्यूस कर सकते हैं। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करती है तो रोलिंग फ्रिक्शन आती है। अब यहाँ पे स्लाइड कब थी, जब स्लाइड करेगी। रोल कब है, जब रोल करेगी, रोलिंग करेगी, मतलब कि
टायर की मदद से, व्हील की मदद से रोल करेगी। अब ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है, और ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो किससे कम था, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम था। तो इसके बारे में भी आपको मैं बता चुकी हूँ पहले ही। इन मैनी मशीन्स, फ्रिक्शन मशीन्स में कैसे रिड्यूस किया जाता है, कई मशीन्स में बॉल बेयरिंग्स का यूज़ करके मशीन्स में इसको रिड्यूस किया जाता है फ्रिक्शन को। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन मिनिमाइज बाय गिविंग सुइटेबल शेप्स टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड। अब यहाँ पे फ्लूइड का मतलब अब तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे, एक तो वाटर भी है और साथ ही साथ एयर भी है। मतलब कि फ्लूइड फ्रिक्शन को, फ्लूइड में जो फ्रिक्शन प्रेजेंट होती है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। जो भी बॉडीज़ मतलब चाहे हम मान लें बर्ड्स मूव कर रहे हैं, बर्ड्स तो नहीं सच्ची, तो नेचुरली हैं, चाहे एरोप्लेन्स मूव कर रहे हैं एयर में, या फिर बोट मूव कर रही हैं वाटर में, तो इन ये जो बॉडीज़ हैं इनको हम एक सुइटेबल शेप्स हमने प्रोवाइड करी है। क्यों, ताकि ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर सके। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा पूरा चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सो दैट मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।